बीजेपी कुछ ना कुछ मैनेज करके इसको पास जरूर कराएगी। इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच को छीना। अब सरकार का मतलब एलजी नहीं होगा, बल्कि सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार होगी। मैं समझता हूँ प्रजातंत्र पर हमला है, ये भारत के संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। पहले जम्मू कश्मीर, अब दिल्ली और कल बिहार। क्या कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जहां बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है वहां सरकार गिरा देती है, और जहां सरकार गिरा भी नहीं पाती है वहां कब्जा कर लेती है। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जो बिल आया है खासकर दिल्ली स्टेट के लिए, इसको कैसे आप लोग कह रहे थे कि ये आपका अधिकार छीना जा रहा है, आगे की क्या रणनीति होगी? सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत हुई है, सब लोग एकजुट आए हैं। कल काफ़ी राज्यसभा के अंदर विरोध भी हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये राज्यसभा में पास ना हो, लेकिन हमें इस बात पर पूरा संदेह है कि बीजेपी कुछ ना कुछ मैनेज करके इसको पास ज़रूर कराएगी, क्योंकि बीजेपी कभी भी विपक्ष में बैठना पसंद नहीं करती। पिछले कुछ सालों से उसको लगता है जैसे वो पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को ख़त्म करके एक दलीय प्रणाली की तरफ पूरे देश को ले जाना चाहती है, और पूरी तरीके से विषमतावादी विचारधारा है इनकी। ये एक एक करके सभी राज्य सरकारें जहां इनकी सरकार नहीं है उनकी शक्तियों को कम करना चाहते हैं। दिल्ली में सत्ता से 22 साल से दूर हैं, और 2015 के अंदर इनको केवल 3 सीट मिली, जिससे ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस तरह दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के काम को पसंद कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का काम की वजह से उनका कद जिस कदर बढ़ रहा है, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं एक नफ़रत की राजनीति कर रही है, और दिल्ली सरकार की जो दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार है उसके हक और अधिकार को कम करने की नीयत से 2015 में ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाकर इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच को छीना, सर्विस डिपार्टमेंट को छीना, ताकि दिल्ली के अधिकारी दिल्ली की सरकार के अधीन ना रहें, एलजी के अधीन रहें, और दिल्ली की सरकार अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। उसके खिलाफ हम लोग को कोर्ट जाना पड़ा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जुलाई अगस्त 2018 में जजमेंट आया, और उस जजमेंट के आने के बाद कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि कौन से अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे और कौन से अधिकार एलजी के पास रहेंगे। अब सरकार का मतलब एलजी नहीं होगा, बल्कि सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार होगी। अब सारी फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र वाली फाइलें हैं उन पे फिर डिसीजन की केवल सूचना एलजी साहब को देनी होगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी तेज़ गति से दिल्ली में काम हुआ। दिल्ली की सरकार की लोकप्रियता जनता में और पूरे देश में बढ़ी है। 2020 के चुनाव में इन्होंने अपने सारे मंत्रीगण लगाए, सारे सांसद लगाए, सारे मुख्यमंत्री लगाए, सारा मीडिया बल लगाया, जनबल, बाहुबल, धन बल, सब कुछ लगाया। धर्म के नाम पर वोट को पोलराइज करने की भी कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति को तवज्जो दी, और बीजेपी केवल 8 सीट पर सिमट गई। उससे बीजेपी इतने गुस्से में है कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली पे शासन करना चाहती है। इसके लिए ये दिल्ली का जो एक्ट है, दिल्ली के गठन का, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, उसमें परिवर्तन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी बदल के उसके खिलाफ जाके ये कर रहे हैं कि अब एलजी ही सरकार होंगे, सारी फाइल एलजी के पास जाएंगी। इसका मतलब कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इसको केंद्र सरकार, एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार तय करेगी। तो ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र पर हमला है, ये भारत के संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, ये डेमोक्रेसी ख़त्म करने जैसा कदम है, और हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले। लोकसभा में वो पास कर चुके हैं, और राज्यसभा में पास करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता सब देख रही है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में देश की जनता बीजेपी को जवाब जरूर देगी, और उससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर देश की जनता इनको जवाब देने वाली है।
कल जो पटना में हुआ विधानसभा में, जिस तरह से पुलिस बुलाई गई, मारपीट हुआ विधायकों के साथ, विपक्ष के साथ, उसे कैसे देखो? वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। एक्चुअली बीजेपी प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती। बीजेपी विपक्ष को जिंदा नहीं रखने देना चाहती, विपक्ष को कुचलना चाहती है, विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहती है। और जो भी कोई उनकी निर्णयों से असहमति व्यक्त करता है उसके खिलाफ ये मुकदमे बना देते हैं, जेल में डाल देते हैं, रासुका लगा देते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को भी डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि वो क्या प्रजातंत्र को चुप रह के ख़त्म होने देंगे या प्रजातंत्र को बचाने के लिए सुमोटो कुछ कार्रवाई भी करेंगे। कैसे देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से शुरुआत हुई थी इंटरफेयर की, फेडरल स्ट्रक्चर की, वो लगता है वहाँ सब लोग अगर एक साथ होते बोलते, कश्मीर को लोगों ने रेस्ट ऑफ इंडिया के लालच में छोड़ दिया और वही अब अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है। मैं समझता हूँ राज्य का दर्जा ख़त्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना देना ये बहुत ही गलत है और पूरी तरीके से ये देश की जनता और प्रजातंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम। मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली में जिस तरह की इंटरफेयर कर रही है सरकार, कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई थी, अब दिल्ली में हुई, उसके बाद बिहार तक पहुँच चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पहले उन्होंने मुसलमानों को मारा, फिर दलितों को मारा, फिर पिछड़ों को मारा, फिर किसानों को मारा और अब नेताओं की बारी आ रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। करुणानिधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।